हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है क्या? देखो, आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन जो रही है, ठीक है, उसको हम इवैल्यूएट करेंगे, उसके इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करेंगे ऑन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, कि इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट जो रहा है या इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, उसमें हमारे पास क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं वर्ल्ड वॉर वन से। ठीक है, तो देखो, वर्ल्ड वॉर वन जो हुई थी वो कब हुई थी? 1914 से लेकर 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी। और इसने क्या किया था? हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। इसने क्या किया था? एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर इसने निभाया था। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर मेन हम बॉडी में देखेंगे कि कंक्लूजन, फिर देन कंक्लूजन के बाद चलेंगे। ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या ये टॉपिक रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं। किस टॉपिक का इंट्रोडक्शन है क्या, कि देखो, वर्ल्ड वॉर वन जो रही है हमारे पास 1914 से लेकर 1980 के बीच में, हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट या इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। के एक बहुत ही बड़ा इसने क्या किया हुआ है, इम्पैक्ट यहाँ पर निभाया हुआ है। क्या क्या? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, लोगों को इसने इकट्ठा किया आफ्टर द आपके पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन सेकेंड वन इज द, इसने क्या किया? इंटेंसीफाई किया एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट्स। एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट्स मतलब जो हमारी डिमांड्स थी, जब ये पूरी नहीं हो पाई, ठीक है, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर की या महात्मा गांधी जी की या इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, ठीक है, चाहे आप एनी बेसेंट मान लो, चाहे बाल गंगाधर तिलक मान लो, तो इन सब की बातों को जब नहीं माना गया, तो एक पूरे के पूरे इंडिया में एक क्या कर दिया, इंटेंसीफाई कर दिया, मतलब उसको बढ़ा दिया एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट्स को। ठीक है, उसके बाद द वॉर एक्सपोज द इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश रूल। और साथ साथ में इस वॉर ने एक और चीज यहाँ पर जस्टिफाई की, या एक और चीज एक्सपोज की, जो इनजस्टिस करते थे ब्रिटिशर इंडियंस के साथ। देन उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, लीडिंग टू ग्रेटर डिमांड ऑफ द सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, कि इंडियंस के द्वारा यहाँ पर सेल्फ गवर्नेंस की बात हुई। देन उसी के ही बाद होम रूल लीग मूवमेंट भी यहाँ पर चलाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है इतना सारी बातें, कि जो हमारे पास वर्ल्ड वॉर वन जो रहा है, उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिले इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। चाहे आप पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन आप यहाँ पर देख लो, चाहे इंटेंसिफाई एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स देख लो, या इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिशर्स देख लो, या लीडिंग टू अ ग्रेटर डिमांड ऑफ द सेल्फ गवर्नेंस की यहाँ पर बात देख लो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो, अब सबसे पहले मेन जो हमारा जो क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में इसने कैसे काम किया। देखो, पॉलिटिकल जो मोबिलाइजेशन और नेशनल सेंटिमेंट्स के ऊपर कैसे बातें हुई, मतलब लोगों को इकट्ठा करने का काम किया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हुआ क्या? द वॉर इंक्रीज द पॉलिटिकल अवेयरनेस इन इंडिया एंड स्पार्क द डिमांड फॉर द सेल्फ रूल। ठीक है, कि इसने किया क्या, कि जब इंडियंस की बातों को यहाँ पर नहीं क्या किया गया, देखा गया या माना गया बाय द ब्रिटिशर्स, तो उसी ही बात को लेकर इंडियंस लोग जो हुए, नाराज हुए। और लोगों को क्या देखने को मिला, एक पॉलिटिकल अवेयरनेस देखने को मिला। साथ साथ में देखो, बाहर की जब कंट्रीज आपस में फाइट कर रही थी, लड़ रही थी, तो उनसे भी देखा कि बाहर के लोगों के पास क्या है, अपने पॉलिटिकल राइट्स हैं। तो उन सब बातों से इंडिया को क्या किया गया, मतलब इंडियंस के लोग यहाँ पर क्या हुए, अवेयर हुए। इंडियन लीडर ने स्टार्टेड आस्किंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। इंडिया के जो लीडर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की यहाँ पर बातें कही। एंड मोर पॉलिटिकल राइट इन रिटर्न फॉर द सपोर्टिंग ऑफ द ब्रिटिशर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। तो हमारे जो इंडियन लीडर थे उन्होंने क्या डिमांड की, कि हम देखो आपका साथ तो देंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। महात्मा गांधी जी ने भी आपके पास क्या किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कंट्रीब्यूट किया था, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प की थी, सेना में भर्ती करवाए थे लोग। तो बस वही इन्होंने यहाँ पे लीडर्स ने सारी की सारी बातें कही, कि हम आपकी अगर मदद कर रहे हैं तो आपको भी हमें क्या देने पड़ेंगे, पॉलिटिकल राइट्स यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो डिमांड क्या हुई, पॉलिटिकल राइट्स वर डिमांडेड बाय द इंडियंस। ठीक है, कि यहाँ पर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, आप सभी को ही पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो मोर देन 1 मिलियन इंडियन सोल्जर, ठीक है, फॉट फॉर द ब्रिटिश ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। ठीक है, कि क्या हुआ आपके पास, कि मोर देन 1 मिलियन सोल्जर
टुक पार्ट इन द वर्ल्ड वॉर वन, कि एक हमारे पास जो पहली जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, उसमें हमारे पास 1 मिलियन से ज्यादा सोल्जर्स ने क्या किया था, यहाँ पर हिस्सा लिया था। और आफ्टर द वॉर दे वर डिसअपॉइंटेड। देखो वॉर के बाद वो सारे के सारे सेना के जो लोग थे वो क्या हुए, डिसअपॉइंटेड। जो उन्होंने डिमांड्स रखी थी इंडियंस के द्वारा और इंडियन सोल्जर के द्वारा, वो नहीं एक्सेप्ट की गई थी बाय द ब्रिटिशर, बट इसके बदले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 यहाँ पर लेकर आ गए थे, ठीक है। तो टू फाइंड देयर सेक्रीफाइसेस डिड नॉट लीड टू एनी पॉलिटिकल बेनिफिट्स और इंप्रूवमेंट इन देयर कंडीशन। मतलब उनकी जो सेना थी, मतलब इंडियंस के जो सोल्जर थे, उनकी कंडीशन में कोई भी यहाँ पर सुधार नहीं देखने को मिला। तो वो सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ पर एंटी ब्रिटिशर्स या एंटी कॉलोनियल रूल यहाँ पे सेंटिमेंट्स देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो इकोनॉमिक स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इकोनॉमिक स्ट्रेन, कि इकोनॉमी से रिलेटेड हमें क्या स्ट्रेन देखने को मिला। देखो हुआ क्या, इस वॉर ने क्या कर दिया था, वर्सन द इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन। इसने इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन को क्या कर दिया था, वर्सन कर दिया था, बहुत ही खराब कर दिया था, ठीक है। बिकॉज ऑफ इंडियन के जो राजा होते थे, राजघराने के जो लोग होते थे, वो किसानों से क्या करते थे, सारी की सारी फसल ले लेते थे, और वो सारी की सारी जो फूड क्रॉप्स या फसल जो होती थी वो उन लोगों को दी जाती थी जो लड़ाई में काम कर रहे हैं, या जो आपके पास जिन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हिस्सा लिया हुआ है। तो इंडिया का जितना भी हमारे पास फूड था वो सारा का सारा कहाँ पे लग गया, वर्ल्ड वॉर वन में, जो हमारे पास लगभग लगभग 5 साल के लिए वॉर चलती है। तो इन 5 सालों में सेना का खाना पूरा का पूरा इंडिया से ही, मतलब आधे से ज्यादा यहाँ पे फूड क्रॉप्स यहाँ से चली जाती है। मतलब इंडिया में हमारे पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बुरी तरह से क्या हो गया था, एक्सप्लॉइट हो गया था, ठीक है। और एक्सप्लॉइट करने का पीछे जो रीजन था वो था ब्रिटिशरों का। ब्रिटिशर कुछ इतना हैवी टैक्स लगाते थे अगर आप बाहर बेचोगे, ठीक है। और सिर्फ ऐसा ही लिमिट यहाँ पर लगा देते थे कि आपको हमारे पास यहाँ पर बेचनी है थ्रू द किंग। तो विद इन्फ्लेशन, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी यहाँ पर देखने को मिली। तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या क्या हुआ, पहली बातें हुई यहाँ पर, इन्फ्लेशन हुई, महंगाई देखने को मिली, फूड शॉर्टेज यहाँ पर देखने को मिला, साथ साथ में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, मतलब पूरे के पूरे देश में यहाँ पर गरीबी देखने को मिली थी। ठीक है जी। तो दिस इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फ्यूल्ड द एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट एंड कॉल फॉर द रिफॉर्म्स। और ये सारी की सारी बातों ने यहाँ पर इन्होंने एक स्पार्क किया, एक फ्यूल्ड यहाँ पर किया एंटी कॉलोनियल सिस्टम को, ठीक है। एंटी कॉलोनियल जो सेंटिमेंट्स थे, ठीक है, लोगों के अंदर जो एंटी कॉलोनियल जो सेंटिमेंट्स थे उसको इसने क्या किया, फ्यूल्ड किया, एंड कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स, ठीक है। कि और उन्होंने क्या डिमांड की कि हमारे इंडिया में क्या चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए, हम आपकी आगे किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर देखने को मिली। बट बदले में हुआ क्या, बदले में देखने को मिला आपको मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड एक्ट 1990। ये मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड एक्ट था क्या, देखो ये जितनी भी बातें हुई, ब्रिटिशरों ने एक यहाँ पर क्या किया, एक रिजल्ट निकाला कि हम क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1990 इंडियंस के लिए, या जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 या भारत सरकार अधिनियम 1919 का। मॉन्टेगू कौन था हमारे पास, मॉन्टेगू वाज द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, हु सेटल्ड इन द ब्रिटेन, जो कहाँ पर होता था, ब्रिटेन में होता था। एंड चैम्सफोर्ड वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। कि जो हमारे पास चैम्सफोर्ड कौन होता था, ये होता था वाइसराय, जो इंडिया में सारी की सारी बातों को देखता था। तो देखो ब्रिटिश क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ रिफॉर्म लाते हैं ड्यूरिंग द मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड। British promised a reform during the First World War, Montagu Chelmsford leading to the government of India 1919. However, these reforms were seen as the insufficient, intensify the demand of for the सेल्फ रूल। मतलब ये सारी की सारी बातें यहाँ पर नहीं कर पाया फुलफिल, और इसने आपके पास उसके बाद क्या कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया सेल्फ रूल के सेंटिमेंट्स को, ठीक है। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आई होप सबको पता होगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी थी। देखो डायरकी, डायरकी इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंस लेवल। डायरकी का मतलब होता है ड्यूअल गवर्नमेंट। यहाँ पे दोहरी सरकार यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी गई थी इन सेंट्रल सॉरी इन प्रोविंस लेवल। प्रोविंस लेवल मतलब जो आपके पास ब्रिटिशर्स जहाँ पर जिस राज्य में अपना क्या करते थे, जिनका दबदबा होता था, या जहाँ पर वो ब्रिटिश जो राज्य था
जहाँ पर उनका क्या था, हक था, ठीक है। वहाँ पर जितना भी स्टेट था, जैसे हम इस टाइम पे स्टेट बोलते हैं या तो डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, उस पर्टिकुलरली रीजन को वो किस नाम से जानते थे, प्रोविंस के नाम से जानते थे। तो वहाँ पर एक ड्यूअल गवर्नमेंट यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाती है, ठीक है। देन यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, कुछ यहाँ पर इलेक्शन रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्शंस रिफॉर्म यहाँ पर लाए जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ बातें होती हैं बट दे वर नॉट फुली सेटिस्फाइड, कि जो इंडियंस थे, इंडियंस वर नॉट फुली सेटिस्फाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, कि इंडियन जो लोग थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995, एंड इंडियन स्टार्टेड द आपके पास क्या ये यहाँ पर इंडियन स्टार्टेड द डिमांड फॉर द सेल्फ रूल। उसके बाद यहाँ पर इसका एक और चीज यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पैक्ट देखने को मिला वो क्या देखने को मिला, राइज ऑफ द होम रूल मूवमेंट, ठीक है। तो होम रूल लीग आई होप सबको पता होगा, स्टार्टेड बाय द बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट इन 1916। बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड द होम रूल लीग मूवमेंट इन द पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे एंड ऑल द कंट्री, ठीक है, एंड अक्रॉस द कंट्री इट वाज स्टार्टेड बाय द एनी बेसेंट, कि अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में या पूरे के पूरे कंट्री में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था या लीड किया गया था, वो किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। तो होम रूल जो लीड किया गया तिलक के द्वारा, और एनी बेसेंट गेन द मोमेंट ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। मतलब इसी 1914 से लेकर 1918 के बीच में, 1916 में ये कहाँ पर ये, ठीक है, याद रखना, ये 1916 के बीच में यहाँ पर ये बातें देखने को मिली। और इन्होंने क्या कहा, कॉलिंग फॉर द सेल्फ रूल फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, के ब्रिटिश एम्पायर से हमें क्या चाहिए, सेल्फ रूल यहाँ पर चाहिए। कंक्लूजन की बात देखी जाए कि इस क्वेश्चन से हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिलता है कि वर्ल्ड वॉर वन के क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिले। देखो, तो वर्ल्ड वॉर वन ने इंक्रीज कर दिया था डिससेटिस्फैक्शन विद द ब्रिटिश रूल, या आपके पास इतना सा भी यहाँ पर लिख सकते हो कि क्या कर दिया, जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन उसमें यहाँ पर एक बात और लिख सकते हो कि वर्ल्ड वॉर वन एक्सपोज द ब्रिटिश, आपके पास ब्रिटिशर्स रूथलेसली बिहेवियर, या आपके पास वर्ल्ड वॉर वन एक्सपोज द ब्रिटिश एम्पायर, इसने क्या कर दिया, ब्रिटिश एम्पायर को एक्सक्यूज कर दिया था, ठीक है। हाउ दे डिसीव या हाउ दे ट्रिक्स टू द इंडियंस, की कैसे किस तरीके से वो क्या करते थे, इंडियन को ट्रिक्स करते थे या डिसीव करते थे। और साथ साथ में इसने क्या कर दिया, सेट द स्टेज फॉर द फर्दर मूवमेंट, जो हमारे पास नेक्स्ट या फ्यूचर के जो मूवमेंट देखने को मिले, उसने क्या कर दिया, एक फ्यूचर के लिए एक पूरा का पूरा एक सेंटिमेंट्स यहाँ पर क्रिएट कर दिए। और साथ साथ में यहाँ पर ऑल्सो क्रिएटेड द एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिशर, जो एंटी कॉलोनियल जो सेंटिमेंट्स है वो भी यहाँ पर क्या देखने को मिले, अगेंस्ट द ब्रिटिशर, ठीक है। तो ये इतना सा आप यहाँ पर याद रख सकते हो, जिसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो फर्स्ट मास बेस्ड मूवमेंट बना, इस तरीके के मूवमेंट को यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ये फ्यूल्ड करने का काम इसके द्वारा किया गया। तो ये था आज का सेशन कि वर्ल्ड वॉर वन के क्या इम्पैक्ट रहे हैं, क्या हम यहाँ से क्वेश्चन बनता है, किस तरीके का टॉपिक रहता है ये। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर समझ आई है तो वीडियो को कर दिए शेयर, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।